ये नदी वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम लास्ट में करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे बड़ी का अर्थ जल प्रवाह जलग्रहण क्षेत्र से है, जबकि सबसे लंबी का अर्थ कुल लंबाई से है। तो लंबा सतलज है और बड़ी चिनाब है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम रहता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। जहाँ गंगा का उद्गम होता है उसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है, बद्रीनाथ के ऊपर है अलकनंदा का उद्गम। सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। धौली और विष्णु अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। धूल से गिर गए विष्णु जी, विष्णु प्रयाग। धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। धूल से गिर गए विष्णु जी। धौली और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जिसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। पिंडार कहाँ मिलता है? पिंडारी कर्ण होता था। अलकनंदा और पिंडार है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। महासीर नाम की मछली किस नदी में होती है? अलकनंदा नदी में। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। कौन? महासीर लक्ष्मी। अलकनंदा मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अम्मा रुद्रप्रयाग, धौली और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग, और पिंडार और अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। अभागा देव देव प्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी अभागा देव। तो हो गया। धूल से गिर जाते हैं विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलका पिंडारी हो जाती है, तो कर्ण हो जाती है। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अभागा देव अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देव प्रयाग। और अम्मा रुद्र अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्र। धूल से गिर जाते हैं विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग। अलका पिंडारी कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अम्मा रुद्र अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी अभागा देव अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। यहाँ से पहले हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्वी भाग में पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से और गंगा नदी पद्मा के नाम से। और पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास जमुना के नाम से बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई गंगा नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है, तो मेघना इससे आकर मिलती है। पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मेघना आकर मिलती है। मेघना नदी ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है? चांदपुर के उत्तर में।
तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम बराक नदी किसकी सहायक नदी है? मेघना की। बराक नदी बड़ा मेघना बराक नदी मेघना की सहायक नदी है। मेघना नदी का उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। मेघना नदी का उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। मेघना खुद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सम्मिलित धारा है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई पद्मा नदी चांदीपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में तो करती हैं, लेकिन कहाँ पड़ी? तो सदिया कस्बे के पश्चिम में। अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि जो नदी स्थल खंड के उत्थान के पहले का है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी व कलंग, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं समकोस। बाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है बूढ़ी दिहिंग और धनसरी दक्षिण। बाएं तट से बूढ़ी दिहिंग ब्रह्मपुत्र में मिलती है और धनसिरी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बाएं तट से बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बूढ़ी दिहिंग, धनसरी और कलंग, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं समकेश। सुबनसिरी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो गोलपारा के पास में। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी, असम के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। सदिया कस्बे से अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे से पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बा है और ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में ये असम में धुबरी है। धुबरी के समीप 90 डिग्री मुड़ता है। सदिया कस्बा और धुबरी के सदिया अरुणाचल प्रदेश में, धुबरी असम में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी असम के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। इसके बाद यह जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है, उसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब गंगा ही बांग्लादेश में पद्मा है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। चंबल 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में है और यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चुलिया जलप्रपात चित्तौड़ में चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चित्तौड़ में चंबल नदी पर है। भैंसरोगढ़ चित्तौड़ में चंबल नदी पर है।
पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है, जो राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण जलाशय है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। चुलिया बांध चंबल नदी पर है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। बनास नदी पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। राजस्थान में सालों भर बहने वाली नदी चंबल है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में कहाँ बहती है? तो लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का सतलज चिनाब की सहायक नदी है। झेलम भी चिनाब की सहायक नदी है। झेलम रावी सतलज चिनाब की सहायक नदी है। झेलम रावी सतलज सरा झेल चिनाब की है। सतलज रावी झेलम सारा झेल चिनाब के है। सतलज रावी झेलम चिनाब की सहायक नदी है। रावी सरा झेल सतलज रावी झेलम चिनाब की सहायक नदी है। सरा झेल सतलज रावी झेलम चिनाब की सहायक नदी है। भारत सिंधु नदी प्रक्रम सिंधु नदी में उसके सहायक सरा झेल सतलज रावी झेलम सिंधु नदी में उसके सहायक नदी झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इससे पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। जल विभाजक का कार्य करती है। दिल्ली एवं हरियाणा अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इससे पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर का है। ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 किलोमीटर। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सावित्री नदी कहाँ है? रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच। सावित्री नदी कहाँ है? रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच। वंशधारा नदी उड़ीसा के कलाहंडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्पा नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा में। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है और गोदावरी एवं ऋषिकुल्पा नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी गोदावरी एवं ऋषिकुल्पा नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी गोदावरी एवं ऋषिकुल्पा के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी गोदावरी एवं ऋषिकुल्पा नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है। मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। गोदावरी नदी 7 राज्यों में विस्तृत है। इसको याद करने का ट्रिक है मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। गोदावरी नदी मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। अंधे आदमी पर। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छम छम करके। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ओक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ओक। आंध्र प्रदेश नहीं,
मत छम छम करके ओक, उड़ीसा कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ओक अंधे आदमी पर, उड़ीसा कर्नाटक आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 7 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मत छम छम करके ओक अंधे आदमी पर। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मत छम छम करके ओक, उड़ीसा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। माउंट जानपो। बराक नदी, बड़ा आदमी कैसे बनता है, तो मणिपुर से निकलती है, माउंट जानपो पहाड़ी से। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी असम, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी जर गया। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं धलेश्वरी। बराक नदी की सहायक नदियां हैं सिंगला। बराक नदी जीरी बराक नदी की सहायक नदियां हैं धलेश्वरी। बराक नदी की सहायक नदियां हैं जीली। बराक नदी की सहायक नदियां हैं धलेश्वरी। बराक नदी की सहायक नदियां हैं जीली। बराक नदी की सहायक नदियां हैं धलेश्वरी। बराक नदी की सहायक नदियां हैं सिंगला, लोंगई, सोनाई। बराक नदी की सहायक नदियां हैं सिंगला। बराक नदी की सहायक नदियां हैं लोंगई। बराक नदी की सहायक नदियां हैं और सोनाई। बराक नदी की सहायक नदियां हैं सिंगला, बराक नदी, सोनाई, बराक नदी और लोंगई, बराक नदी। सिंगला, बराक नदी, सोनाई, बराक नदी और लोंगई, बराक नदी। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी। जीरी, बराक नदी, धलेश्वरी, बराक नदी, सिंगला, बराक नदी, लोंगई, बराक नदी, सोनाई, बराक नदी। बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा तथा मेघना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सुरमा तथा मेघना। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है। बराक नदी पर तिहाईमुख बांध अवस्थित है। तिहाईमुख बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो बराक नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किसे घोषित किया गया है, तो बराक नदी पर। कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से। तिहाईमुख बांध किस नदी पर स्थित है, तो बराक नदी पर। बराक नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और बिसलपुर बांध बनास नदी पर। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। महानदी गोदावरी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा। महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, कावेरी, वैगई। पैक कर लो बैग। महानदी गोदावरी कृष्णा के बाद पैक कर लो बैग, पेन्नार, कावेरी, वैगई। पैक कर लो। महानदी गोदावरी कृष्णा। महानदी मग कृपा, पैक कर लो बैग। महानदी गोदावरी कृष्णा, मग कृपा। महानदी गोदावरी कृष्णा, मग कृपा। महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी मग कृपा। महानदी गोदावरी कृष्णा, पैक कर लो बैग, पेन्नार, कावेरी, वैगई। पेन्नार, कावेरी, वैगई। पैक कर लो बैग, पेन्नार, कावेरी, वैगई। पैक कर लो बैग, पेन्नार, कावेरी, वैगई। मग कृपा। महानदी गोदावरी कृष्णा, पैक कर लो बैग, पेन्नार, कावेरी, वैगई।
प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोद, कृष्णा, नाम, काता। गोद, कृष्णा, नाम, काता। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानवेरी नदी, कावेरी एवं ताप्ती। गोद, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा लंबाई के अनुसार गोद, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। नाम, नर्मदा महानदी, काता, कावेरी, ताप्ती। नाम, नर्मदा महानदी और काता, कावेरी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोद, कृष्णा, नाम, काता। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा महानदी, कावेरी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोद, कृष्णा, नाम, काता। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा महानदी, कावेरी, ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। गोदावरी एवं कृष्णा, गोद, कृष्णा, नाम, काता। नर्मदा महानदी, कावेरी, ताप्ती। ऐसे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, पैक, बैग। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैक, बैग। पेन्नार, कावेरी, बैगई। गोद, कृष्णा, नाम, काता। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा महानदी, कावेरी, ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी में पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुँचाया गया। इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से आंध्र प्रदेश जिले के इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा कृष्णा नदी। इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा जिले में इब्राहिमपट्टनम से विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी क्या है? भरतपुझा है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इस पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला भरतपुझा और दूसरा पेरियार। पहला भरतपुझा, दूसरा पेरियार। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पंबा नदी वेमनाथ झील में गिरती है। पंबा नदी केरल की झील में गिरती है तो वेमनाथ झील में गिरती है। पंबा नदी केरल वेमनाथ झील में गिरती है। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है पुलिकट झील में। पुलिकट झील में, हाँ, पुलिकट झील नहीं, चिल्का झील उड़ीसा में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। चिल्का झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। लंबाई 65 किलो, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर, गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, 230 वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे खारे पानी की झील सांभर झील है, क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, 160 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में है। 160 है वुलर झील और सांभर झील है 230।
तुलबुल परियोजना वुलर झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तुलबुल परियोजना वुलर झील पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाए गए बांध से बना है? तो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बार्थल बाल्सन कहते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। ऊंट का डाक पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। ऊंट का डाक पुल किस झील में स्थित है? तो ऊंट का डाक पुल डल झील में स्थित है। ऊंट का डाक पुल डल झील में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो डल झील को। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज, इंटैक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में इंटैक ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज इंटैक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट का डाक पुल को पुनरुद्धार करने का 17वीं शताब्दी में ऊंट का डाक पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला लिया। हाँ। डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नागिन झील जम्मू कश्मीर में, सातताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल, राकसताल, मालाताल उत्तराखंड में, सातताल झील उत्तराखंड में है, सातताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में है, देवताल झील उत्तराखंड में है, देवताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है, खुरपा ताल झील उत्तराखंड में है, सातताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, राकसताल उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, देवताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है, खुरपा ताल झील उत्तराखंड में, खुरपा ताल झील उत्तराखंड में, सांभर झील राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है, कलिवेली झील तमिलनाडु में, खेचोपल्ली झील सिक्किम में है, सांभर झील राजस्थान में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, मालाताल उत्तराखंड में है, राकस ताल उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, सातताल उत्तराखंड में है, खुरपा ताल उत्तराखंड में, कलिवेली तमिलनाडु में है, खेचोपल्ली सिक्किम में है, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में है, लूनक करनसर झील राजस्थान में है, जैसमंद झील राजस्थान में है, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में है, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, लून करनसर झील राजस्थान में, जैसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, कलिवेली झील तमिलनाडु में, जबकि पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेमनाथ झील केरल में, अष्टभुति झील केरल में, वेमनाथ झील केरल में, अष्टमुडी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, वेमनाथ झील केरल में, अष्टमुडी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, खजियार झील हिमाचल प्रदेश में, भोपाल झील मध्य प्रदेश में है, भोपाल झील मध्य प्रदेश में, डल झील बुरल झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग अनंतनाग नागिन झील जम्मू कश्मीर में, सातताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल राकसताल उत्तराखंड में, मालाताल उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में, सांभर झील राजस्थान में, कलिवेली झील तमिलनाडु में, कोलेरू झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है,
पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, केचुपल्टी सिक्किम में, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, लूणकरंसा झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, रोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेमना झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, खजियार हिमाचल प्रदेश में, भोपाल झील मध्य प्रदेश में, चौरस सतह तथा अन्य प्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया में वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। पलाया में वर्षा का पानी जमा होता है परंतु अनप्रवाहित द्रोणी वाली चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया में वर्षा का पानी जम जाता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनाश कहते हैं। अधिक नमक वाली पलाया में सैलिनिटी नाश हो जाता है इसलिए उसको सैलिनाश कहते हैं। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनाश कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा ममलाह तथा सहारा में सीट कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? तो पलाया का खवारी ममलाह खबर लाता है मल्लाह। तो पलाया को अरब रेगिस्तान में खवारी एवं ममलाह कहते हैं जबकि सहारा में सीट कहते हैं। सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन का एवं डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। सांभर झील क्या चीज़ का उदाहरण है? सांभर पलाया का है। सांभर पलाया का और डिडवाना झील बालसन का उदाहरण है। डिडवाना झील क्या चीज़ का उदाहरण है? बालसन का नहीं, डिडवाना पलाया का। सांभर झील बालसन का, सांभर झील बालसन का, डिडवाना पलाया का उदाहरण है। सांभर झील बालसन का, डिडवाना पलाया का उदाहरण है। सांभर झील बालसन का तथा डिडवाना पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील गुरुडोंगमार झील है जो समुद्र तल से 5450 मीटर। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील गुरुडोंगमार झील है जो समुद्र तल से 5430 मीटर 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुरुडोंगमार झील समुद्र तल से 1430 मीटर यानी 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील का नाम गुरु पद्म संभव गुरु रिनपोछे के नाम पर पड़ा है। गुरुडोंगमार झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। झील का यह नाम गुरु पद्म संभव गुरु रिनपोछे के नाम पर बना है। यह झील मतलब गुरुडोंगमार झील सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। मतलब गुरुडोंगमार झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सिक्किम में है। सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। चोलामू झील जिसे तोसो लाहामू झील भी कहा जाता है भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 5330 मीटर लगभग 17,500 फीट उसका 5430 मीटर था गुरुडोंगमार झील का। और ये चोलामू झील का 5330 मीटर है उसका 17,800 था और इसका 17,500 मीटर है। यह भी सिक्किम के उत्तर चोलामू झील भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। तीस्ता नदी का स्रोत चोलामू झील ही है। तीस्ता नदी का स्रोत कौन सा झील है? चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो पहली सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है गुरुडोंगमार झील। किसके नाम पर पड़ा है? तो गुरु रिनपोछे के नाम पर पड़ा है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है और यह एक क्रेटर झील है। लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है। उकाई गुजरात जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं।
राणा प्रताप एवं जवाहर सागर राजस्थान और गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। चंबल नदी पर स्थित झीलें। भोपाल झील को परमार वंश के राजा भोज ने बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था। तीस्ता नदी का स्रोत चोलामू झील है। तीस्ता नदी का स्रोत चोनानू झील है। भोपाल झील को परमार वंश के राजा भोज ने किस नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था? तो बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था। भोपाल झील को परमार वंश के राजा भोज ने बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था। इसका क्षेत्रफल, भोपाल झील का क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है। भोपाल झील का क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर। भोपाल झील के बीच में शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा है। भोपाल झील के बीच में किसका मकबरा है? शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर एवं मंजरा नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। निजामा सागर बांध तेलंगाना नदी पर है। निजामा सागर बांध तेलंगाना मंजरा नदी पर है। निजामा सागर बांध तेलंगाना मंजरा नदी पर है। तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। निजामा सागर बांध तेलंगाना नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर निर्मित मानव झील है। नागार्जुन सागर बांध नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध नलगोंडा और गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध नलगोंडा और गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, निजामा सागर बांध तेलंगाना नदी पर, निजामा सागर बांध मंजरा नदी पर और तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा पर मानव निर्मित झील है। निजामा सागर बांध मंजरा नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध गुंटूर में है और नलगोंडा में है, आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में किबुल नामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है हुसैन सागर झील। पश्चिमी तट पर स्थित वेमना झील केरल एक लैगून झील है। केरल और कर्नाटक इसे पश्चिमी तट पर है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इसे पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तट पर स्थित मेमना झील केरल एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। बेमना झील किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। बेमना झील लैगून झील है। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बेमना झील में। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो वेलिंगटन झील वेलिंगटन द्वीप और बेमना झील में। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील और दूसरी झील पुलिकट झील। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। वही न था पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो 84% तमिलनाडु में पुलिकट झील और 16% ही आंध्र प्रदेश में। ये 84% आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में 16% है और आंध्र प्रदेश में 84% है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है उसे बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है श्रीहरिकोटा, जिसको बैरियर टापू भी कहते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सी नदी है? अरगई, कालीजी, स्वर्णमुखी, अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं।
पुलकर झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। बंकिंघम नगर पुलकर झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलकर झील के पश्चिमी हिस्से में कौन सा नहर है? तो बंकिमगम नगर पुलकर झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलकर झील को किससे जल प्राप्त होता है? अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ से। पुलकर झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, तमिलनाडु तिरुवल्लुवर वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। पुलकर झील 1976 और 80 में दो पुलकर झील में कब 2 पक्षी अभयारण्य बना? तो 1976 में और 1980 में। तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर वाले हिस्से में 1976 में बना। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जो 16% है उसमें पहले बना। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में 1976 में बना और 1980 में बना आंध्र प्रदेश में। नहीं, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बना। आंध्र प्रदेश के नारनौल जिला वाले हिस्से में 1976 में बना और तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर वाले ज़िले में 1980 में बना। आंध्र प्रदेश के नालौर ज़िले में 1976 में बना। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर ज़िले में 1980 में बना। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील एशिया की सबसे बड़ी, एक तो मीठा पानी है कांवर झील का, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है कांवर झील। और कांवर झील किस नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी? तो बूढ़ी गंडक नदी। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। भारत के प्रमुख जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में किस नदी पर? वराह नदी पर है। दूसरे स्थान पर बरेही पानी यानी बुधवल गंगा नदी उड़ीसा एवं तीसरे स्थान पर नोहकालिकई मेघालय है। दूसरे स्थान पर बरेही पानी, बुधवल गंगा नदी उड़ीसा एवं तीसरे स्थान पर नोहकालिकई मेघालय है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगन कक्कल जलप्रपात एवं कर्नाटक राज्य में भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात स्थित है। होगन कक्कल जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। होगन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में है और भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात कर्नाटक में है। भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात कर्नाटक में, होगन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में है। उसके बाद कावेरी नदी पर है होगन कक्कल जलप्रपात और भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात है। कभी कालमुड़ी कावेरी नदी पर होगन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु। कावेरी नदी पर है होगन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु। कावेरी नदी पर है भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात कावेरी नदी पर है कर्नाटक। भाड़चुकी एवं बालमुड़ी जलप्रपात कावेरी नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? चित्रकूट जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का घोड़े के पैरों की समान आकृति होने के कारण भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। एलिफेंट मेघालय। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात सहस्त्रधारा उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों में। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। बराही नदी पर बरेही पानी जलप्रपात बुधवल गंगा नदी पर है उड़ीसा में। नोहकालिकई जलप्रपात वर्षा के जल से बना है और यह सोहरा मेघालय में है। नोहकालिकई जलप्रपात मेघालय में है, वर्षा के जल से बना है, यह सोहरा में है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक में है, 455 मीटर
बरेही पानी बुदबल गंगा नदी उड़ीसा में है। नोह कालिकई वर्षा जल से बना सोहरा मेघालय में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। जोग अगरसोपा शरावती नदी कर्नाटक में है। एन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। एन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। पैकारा जलप्रपात नील नदी क्षेत्र तमिलनाडु। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। बिहार जलप्रपात टोंस 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 नदी राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात 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 इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक। बरेही पानी जलप्रपात बुदबल गंगा नदी उड़ीसा। नोह कालिकई जलप्रपात वर्षा जल सोहरा मेघालय। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। जोगी अगरसोपा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। बिहार जलप्रपात टोंस नदी राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। सोहरा चेरापूंजी का स्थानीय नाम है जिसे स्थानीय लोग हमेशा से इस्तेमाल करते थे। सोहरा चेरापूंजी का स्थानीय नाम है जिसे स्थानीय लोग हमेशा से इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज़ों ने इसे चेरापूंजी कर दिया जिसे मेघालय सरकार ने 2007 में फिर से मूल नाम सोहरा वापस रख दिया। अंग्रेज़ों ने चेरापूंजी कर दिया 2007 में, इसका मूल नाम सोहरा पुनः रखा गया। 2007 में जोगी अगरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोगी अगरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोगी अगरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित झील है। जोगी अगरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद भारत की जलवायु। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं से होता है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा उससे अधिक वर्षों में आता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसे जलवायु है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्थिति एवं ऊंचावास संबंधी कारक तथा वायुयान एवं स्थिति एवं ऊंचावास संबंधी कारक एवं वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति एवं ऊंचावास संबंधी कारक में अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, समुद्र तल से ऊंचाई है एवं उच्चावच है। अक्षांश कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है।
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव रखता है। सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर का अनुभव रहता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग यानी शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर होगा दक्षिणी भारत में, क्योंकि उष्ण कटिबंध में है, और शीतोष्ण कटिबंध में है उत्तरी भारत। तो यहाँ पर अधिक दैनिक तापमान एवं दैनिक एवं वार्षिक तापांतर होगा, विषम जलवायु होगी। अन्ना मनी 1918 से 2001। अन्ना मनी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। अन्ना मनी ने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार एवं निर्माण किया, जिनके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। अन्ना मनी मौसम उपकरणों के आविष्कारक थे। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। अन्ना मनी कौन थी? मौसम उपकरणों की खोज की थी। अन्ना मनी कौन थी? मौसम उपकरणों की खोज की थी। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ठंडी उत्तरी पवन ध्रुव रेखा के निकट यह ठंडी उत्तरी पवन से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। एक तो ध्रुवीय ठंडी पवनों को रोकता है और मानसून पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं, जैसे आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही पर स्थित है। जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चावच। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच ताप, वायु दाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून एवं जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। विमुख मतलब पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करता है। विमुख मतलब ढाल की दिशा में, अभिमुख ढाल से टकराएगा विपरीत दिशा से आकर। विमुख मतलब ढाल की दिशा, अभिमुख मतलब ढाल से टकराएगा विपरीत दिशा से आकर। विमुख मतलब ढाल की दिशा में, विमुख मतलब ढाल की दिशा में, और भिमुख मतलब ढाल से टकराएगा विपरीत दिशा से आकर। टकराएगा भिमुख वाला में, विमुख वाला में ढाल की दिशा में जाएगा और टकराएगा भिमुख वाला में। विमुख वाला में ढाल की दिशा में जाएगा, टकराएगा भिमुख वाले में। जैसे जून एवं जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते। भिमुख वाला में टकराएगा और ढाल की दिशा में चल जाएगा विमुख वाला में। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को निम्न 3 कारकों की अवधि को जानना आवश्यक है। वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संगतियों जेट प्रवाह के अंतर प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न
भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों विभिन्न वायु संगतियों में जेट प्रवाह के अंतर प्रवाह द्वारा उत्पन्न वायु संचरण और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारकों का प्रभाव शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। शीत ऋतु में प्रभाव। शीत ऋतु में क्या क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह होता है एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। धरातलीय वायुदाब एवं पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से मध्य एवं पश्चिमी एशिया में शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, उच्च दाब बन जाती है, जो उत्तर पश्चिम में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है और परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाती है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिण शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। शीत ऋतु में प्रभाव। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी जेट प्रवाह, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। पश्चिमी विक्षोभ का जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आता है। इसका भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करते हैं पश्चिमी विक्षोभ और ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। मतलब तुम अंधा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तुम अंधा यानी पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तुम अंधा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी
पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रभाव उत्तरायण 14 जनवरी से 21 जून। जनवरी से जून में उत्तरायण होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी, रातें छोटी, सूर्य का उत्तर की ओर गमन। उत्तरायण में क्या याद रखना है? 14 जनवरी से 21 जून। उत्तरायण में याद रखना है 14 जनवरी से 21 जून। उत्तरायण में याद रखना है जनवरी से जून, 14 जनवरी से 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी, रातें छोटी। उत्तरायण में उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी एवं रातें छोटी और सूर्य का उत्तर की ओर गमन। ग्रीष्म ऋतु में प्रभाव धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। ऊंचा होना। उपमहाद्वीप में निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संगति विषुववृत्त को पार करके समांतर दक्षिण पश्चिमी दिशा में इस कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ITCZ ऊपर खसक जाता है और ऊपर खसक जाता है तो 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होता है और ये ITCZ निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो उष्णकटिबंधीय गर्म पवनें हैं वह विषुववृत्त को पार करके और ये निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। अगस्त में 15 डिग्री और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। मानसूनी पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 16 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर जूसी। वर्षा ऋतु मार्च से जून तक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक है। वर्षा ऋतु जूसी 16 जून से 15 सितंबर तक है। शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर तक है। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं।